12 जून 2025 को एयर इंडिया फ्लाइट 171 अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए निकली थी। बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर परिवारों, यात्रियों और बिजनेस करने वालों से भरा हुआ था। बोर्ड पर मौजूद 242 लोगों के लिए यह एक रूटीन यात्रा होनी चाहिए थी। हालांकि यह फ्लाइट अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचेगी। यह अपने पहियों के जमीन छोड़ने के 1 मिनट से भी कम समय में त्रासदी में समाप्त हो जाएगी। इस विनाशकारी घटना की प्रारंभिक जांच ने एक जटिल और परेशान करने वाली बहस छेड़ दी है। जांचकर्ताओं को अब 2 प्राथमिक और पूरी तरह से अलग संभावनाओं का सामना करना पड़ रहा है। क्या यह दुर्घटना एक महत्वपूर्ण उपकरण की खराबी का परिणाम थी, या यह कॉकपिट में एक पायलट द्वारा की गई सीधी कार्रवाई के कारण हुई थी? दुर्घटना की खबर फैलते ही दुनिया ने दहशत में देखा। एक विमान जो आकाश में सबसे आधुनिक विमानों में से एक था, टेक ऑफ के कुछ ही पलों बाद गिर गया था। जान का नुकसान बहुत ज्यादा था। फ्लाइट में मौजूद 242 लोगों में से 241 की मौत हो गई। साथ ही जमीन पर 19 लोग भी मारे गए। दुर्घटना स्थल एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल ने आपदा में दुख की एक और परत जोड़ दी। जैसे ही शुरुआती सदमे कम होने लगे, जवाब खोजने का कठिन काम शुरू हो गया। विमानन सुरक्षा हर दुर्घटना से सीखने के सिद्धांत पर बनी है, चाहे वह कितनी भी दर्दनाक क्यों न हो। लक्ष्य घटनाओं की पूरी श्रृंखला को समझना है, ताकि ऐसी आपदा फिर कभी न हो सके। जनता, मीडिया और पीड़ितों के परिवार सभी स्पष्टता की मांग करते हैं, लेकिन विमानन जांच में जवाब शायद ही कभी जल्दी आते हैं। प्रक्रिया धीमी और व्यवस्थित होती है, जिसे अटकलों को खत्म करने और केवल सबूतों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है। AI 171 पर प्रारंभिक रिपोर्ट ने मुख्य तथ्यों को सामने रखा है, लेकिन इसने अभी तक कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है। ये 2 बहुत अलग संभावित समाधानों के साथ एक पहेली प्रस्तुत करता है। एक रास्ता विमान के डिजाइन में एक यांत्रिक दोष की ओर इशारा करता है, एक छिपी हुई कमजोरी जिसे अनदेखा किया गया होगा। दूसरा रास्ता कॉकपिट की ओर ले जाता है। ये सुझाव देता है कि घटनाओं के घातक क्रम के लिए एक मानवीय हाथ जिम्मेदार था। यह निबंध दोषारोपण किए बिना इन दोनों संभावनाओं की पड़ताल करेगा। हम प्रारंभिक रिपोर्ट में प्रस्तुत सबूतों को देखेंगे। हम उपकरण की खराबी के तर्कों की जांच करेंगे, जिसमें ईंधन नियंत्रण स्विच के डिजाइन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हम पायलट की कार्रवाई की संभावना पर भी विचार करेंगे। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग और घटनाओं के क्रम को देखेंगे। इसका उद्देश्य एक जटिल स्थिति का स्पष्ट और संतुलित अवलोकन प्रदान करना है। यह एक अनुस्मारक है कि सत्य की खोज में हमें निष्कर्ष निकालने से पहले सभी उपलब्ध तथ्यों पर विचार करना चाहिए। एयर इंडिया 171 दुर्घटना के तथ्य, जैसा कि प्रारंभिक रिपोर्ट में बताया गया है, सटीक और भयावह दोनों हैं। फ्लाइट ने 0808 और 36 सेकंड UTC पर उड़ान भरी। यह कुछ सेकंड के लिए सामान्य रूप से ऊपर चढ़ा, जमीन से केवल 625 फीट की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचा, फिर कुछ भयावह रूप से गलत हो गया। 0808 और 42 सेकंड UTC पर लिफ्ट ऑफ के केवल 6 सेकंड बाद विमान के दोनों शक्तिशाली इंजनों में ईंधन का प्रवाह एक साथ बंद हो गया। ये कोई धीरे धीरे होने वाली खराबी या एक इंजन का रुक कर चलना नहीं था। ये उड़ान के सबसे महत्वपूर्ण चरण में दोनों इंजनों का तत्काल और पूर्ण भूखा होना था। बिना शक्ति के विशाल बोइंग 787 एक ग्लाइडर बन गया, जिसमें बहुत कम ऊंचाई बची थी। पायलटों के पास प्रतिक्रिया करने के लिए लगभग कोई समय नहीं था। विमान रनवे के अंत से लगभग 1.85 किलोमीटर दूर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। टेक ऑफ रोल शुरू होने के 1 मिनट से भी कम समय बाद भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के अधिकारियों के संयुक्त प्रयास से की गई जांच ने तुरंत प्रत्यक्ष कारण की पहचान की। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर ने पुष्टि की कि दोनों इंजन ईंधन नियंत्रण स्विच को रन पोजीशन से कट ऑफ पोजीशन में ले जाया गया था। केंद्रीय रहस्य यह नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि यह क्यों हुआ। रिपोर्ट यह भी बताती है कि विमान पर अन्य सुरक्षा प्रणालियों ने डिजाइन के अनुसार काम किया। जब इंजनों ने शक्ति खो दी, तो विमान का रैम एयर टरबाइन या RAT 5 सेकंड में तैनात हो गया। यह छोटा प्रोपेलर
आपातकालीन विद्युत और हाइड्रोलिक शक्ति उत्पन्न करने के लिए फ्यूजलेज से गिरता है। टेल में एक छोटा जेट इंजन, सहायक शक्ति इकाई भी स्वचालित रूप से शुरू हो गई। इन प्रणालियों ने पायलटों को उड़ान सतहों का नियंत्रण प्रदान किया, लेकिन वे विमान को उड़ते रहने के लिए आवश्यक थ्रस्ट प्रदान नहीं कर सके। समस्या पूरी तरह से मुख्य इंजनों को ईंधन की आपूर्ति तक सीमित थी। विफलता का यह एकल बिंदु ईंधन नियंत्रण स्विचों की गति, जहां अब जांच केंद्रित है। विमान पर हर दूसरी प्रणाली शक्ति खो जाने तक सही ढंग से काम कर रही थी। यह जवाबों की खोज को काफी कम करता है। क्या एक यांत्रिक दोष के कारण स्विच अपने आप हिल गए, या क्या पायलटों में से किसी एक ने उन्हें हिलाया, या तो गलती से या जानबूझकर? ये दो प्रश्न पूरी जांच का आधार बनते हैं, और सबूतों की व्याख्या दोनों सिद्धांतों का समर्थन करने के लिए की जा सकती है, जिससे अंतिम उत्तर अब भी के लिए पहुंच से बाहर हो जाता है। एक सिद्धांत जिस पर जांचकर्ताओं को गंभीरता से विचार करना चाहिए, वह यांत्रिक विफलता की संभावना है। बोइंग 787 पर ईंधन नियंत्रण स्विच सॉफ्टवेयर द्वारा नियंत्रित नहीं होते हैं। वे भौतिक यांत्रिक स्विच होते हैं। यह कंप्यूटर की खराबी या सॉफ्टवेयर बग को बाहर करता है। हालांकि इन स्विचों के डिजाइन और स्थान की जांच की गई है। वे सेंटर कंसोल पर बड़े थ्रस्ट लीवर के ठीक नीचे स्थित होते हैं। यह निकटता एक संभावित जोखिम पैदा करती है कि टेकोनफ जैसे उड़ान के व्यस्त चरण के दौरान स्विच गलती से हिल सकते हैं। हालांकि उन्हें इसे रोकने के लिए गार्ड के साथ डिजाइन किया गया है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि स्विचों को एक लॉकिंग मैकेनिज्म के साथ डिजाइन किया गया है। एक स्विच को कट ऑफ स्थिति में ले जाने के लिए एक पायलट को स्विच को हिलाने से पहले एक छोटा लीवर लॉक उठाना होगा। उपकरण विफलता का सिद्धांत इस संभावना पर केंद्रित है कि यह लॉकिंग मैकेनिज्म खराब हो सकता था। 2018 में संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय विमानन प्रशासन या FAA ने कुछ बोइंग विमानों पर इस सटीक प्रकार के लॉकिंग मैकेनिज्म में संभावित विफलता के बारे में एक सलाह जारी की थी। हालांकि सलाह अनिवार्य नहीं थी। इसने एक ज्ञात, यद्यपि दुर्लभ, जोखिम को उजागर किया। क्या दोनों स्विचों पर लॉक एक ही समय में विफल हो सकते थे? इस सिद्धांत के खिलाफ तर्क संभावना पर आधारित है। यांत्रिक विफलता का कारण बनने के लिए दोनों इंजन ईंधन नियंत्रण स्विचों पर लॉकिंग मैकेनिज्म को ठीक उसी समय विफल होना पड़ा होगा। दो स्वतंत्र यांत्रिक भागों के पूर्ण सिंक्रोनाइजेशन में विफल होने की संभावना अविश्वसनीय रूप से कम है। विशेषज्ञ ऐसी दोहरी विफलता को अत्यधिक असंभावित मानते हैं। हालांकि विमानन में अत्यधिक असंभावित का मतलब असंभव नहीं है। जांचकर्ता इस सिद्धांत का समर्थन करने वाले थकान, तनाव या विनिर्माण दोषों के किसी भी संकेत की तलाश में बहुत सावधानी से बरामद स्विच मैकेनिज्म की जांच करेंगे। बोइंग के विनिर्माण और सुरक्षा मानकों की चल रही सार्वजनिक और नियामक जांच से संभावित उपकरण विफलता पर यह ध्यान बढ़ गया है। अन्य उच्च प्रोफाइल घटनाओं के बाद किसी भी संभावित डिजाइन दोष, चाहे वह कितना भी दूरस्थ क्यों न हो, को गंभीरता से लिया जाता है। विशेष रूप से भारत में मीडिया ने इस संभावना पर ध्यान केंद्रित किया है, शायद फ्लाइट क्रू पर कोई संभावित दोष डालने में झिझकते हुए। ये विचार कि एक मशीन विफल हो गई अक्सर वैकल्पिक से अधिक स्वीकार्य होता है। इसलिए जांच को कहीं और देखने से पहले एक यांत्रिक कारण की हर संभावना को समाप्त करना चाहिए। दूसरा मुख्य सिद्धांत यह है कि ईंधन काटना पायलट की कार्रवाई का नतीजा था। यह कार्रवाई आकस्मिक हो सकती थी। हालांकि लीवर लॉक का डिजाइन इसे मुश्किल बनाता है, या सबसे परेशान करने वाले परिदृश्य में यह जानबूझकर हो सकता था। इस संभावना को घटना के समय का समर्थन मिलता है। ईंधन टेक ऑफ के सिर्फ 6 सेकंड बाद काट दिया गया था। यह वह सटीक क्षण है जब पायलट मॉनिटरिंग, इस मामले में कैप्टन सुमीत सभरवाल, आमतौर पर लैंडिंग गियर को वापस लेने के लिए सेंटर कंसोल तक पहुंच रहे होंगे। फ्लाइट डेटा से पता चलता है कि लैंडिंग गियर कभी वापस नहीं लिया गया था, जिससे पता चलता है कि पायलट तुरंत आपातकाल में व्यस्त हो गए थे, या इसके बजाय कोई और कार्रवाई की गई थी। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर या CVR सबूत का एक महत्वपूर्ण, फिर भी अस्पष्ट टुकड़ा प्रदान करता है।
इंजन के शक्ति खोने के बाद के क्षणों में सीवीआर ने एक आश्चर्यजनक आदान प्रदान दर्ज किया। एक पायलट को यह पूछते हुए सुना जाता है, आपने क्यों काट दिया? दूसरा पायलट तुरंत जवाब देता है, मैंने नहीं काटा। आवाजों की अभी तक औपचारिक रूप से पहचान नहीं हुई है। इस बातचीत की दो तरह से व्याख्या की जा सकती है। यह दो पायलटों की वास्तविक भ्रम को दर्शा सकता है, जो एक अचानक और अप्रत्याशित यांत्रिक विफलता से जूझ रहे थे, जिसे वे नहीं समझ पाए थे। वैकल्पिक रूप से यह एक जानबूझकर और चौंकाने वाली कार्रवाई के बाद एक पायलट द्वारा दूसरे का सामना करना हो सकता है, जिसके बाद इनकार किया गया हो। सीवीआर यह भी पुष्टि करता है कि दोनों पायलटों ने विमान को बचाने की कोशिश करने के लिए मिलकर काम किया। उन्होंने इंजनों को फिर से शुरू करने का प्रयास किया और डेटा से पता चलता है कि इंजन एक विमान के जमीन से टकराने से ठीक पहले कुछ थ्रस्ट हासिल करना शुरू कर रहा था। ईंधन कटने के 23 सेकंड बाद एक मेडे कॉल प्रसारित किया गया था। यह दर्शाता है कि चालक दल अंत तक जीवित रहने के लिए लड़ रहा था। विमान को बचाने का यह प्रयास जानबूझकर किए गए कार्य के खिलाफ तर्क दे सकता है, लेकिन यह इसे बाहर नहीं करता है। विमानन के इतिहास में यद्यपि दुर्लभ पायलट आत्महत्या के कुछ प्रलेखित मामले शामिल हैं, जहां सह पायलट ने नियंत्रण के लिए लड़ाई लड़ी। ये संभावना जांचकर्ताओं और जनता के लिए सबसे संवेदनशील और कठिन है। पायलट कैप्टन सभरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर अनुभवी पेशेवर थे। ऐसी विनाशकारी कार्रवाई के किसी भी कारण का सुझाव देने वाली कोई सार्वजनिक जानकारी नहीं है। फिर भी दो संरक्षित स्विचों की एक साथ गति एक ऐसी कार्रवाई है जिसे केवल यांत्रिक विफलता के माध्यम से समझाना मुश्किल है। पश्चिमी मीडिया आउटलेट्स इस संभावना पर चर्चा करने में अधिक खुले रहे हैं, जिससे भारतीय मीडिया की तुलना में कवरेज में एक उल्लेखनीय अंतर पैदा हुआ है। जांच तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, न कि संवेदनशीलता पर, और मानवीय तत्व इस दुखद पहेली का एक केंद्रीय हिस्सा बना हुआ है। एयर इंडिया फ्लाइट 171 पर प्रारंभिक रिपोर्ट ने दोष नहीं लगाया है, और यह महत्वपूर्ण है कि कोई और भी ऐसा न करे। इस स्तर पर हम दो अलग और परेशान करने वाले वृत्तांतों के साथ रह जाते हैं। एक भयावह यांत्रिक विफलता की कहानी बताता है, जहां दो छोटे घटकों की अप्रत्याशित विफलता ने आपदा को जन्म दिया। दूसरा कॉकपिट में एक अकथनीय मानवीय कार्रवाई की कहानी बताता है। आज उपलब्ध सबूतों के आधार पर दोनों परिदृश्य अभी भी संभव हैं। चल रही जांच में मलबे का सावधानी पूर्वक विश्लेषण शामिल होगा, विशेष रूप से ईंधन नियंत्रण स्विच और पायलटों के इतिहास में गहरी खुदाई करना। भारतीय और पश्चिमी आउटलेट्स के बीच अलग अलग मीडिया कवरेज एक प्राकृतिक मानवीय प्रवृत्ति को उजागर करता है। हम अक्सर ऐसे स्पष्टीकरणों की तलाश करते हैं जो हमारी मौजूदा मान्यताओं या सांस्कृतिक दृष्टिकोणों के अनुरूप हों। कुछ लोगों को बोइंग जैसी बड़ी कंपनी को दोष देना आसान लग सकता है, जबकि अन्य नियंत्रण में व्यक्तियों की कार्रवाइयों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। निष्कर्ष पर पहुंचने की इस इच्छा का विरोध करना महत्वपूर्ण है। पायलट यहां अपना बचाव करने के लिए नहीं है, और विमान के घटकों ने अभी तक अपनी पूरी कहानी नहीं बताई है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग की अस्पष्टता एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि हमारे पास तस्वीर का केवल एक टुकड़ा है। जैसा कि हम अंतिम रिपोर्ट का इंतजार करते हैं, जिसमें 1 साल या उससे अधिक समय लग सकता है, सबसे अच्छा दृष्टिकोण धैर्य और निष्पक्षता का है। हमें जांचकर्ताओं को अपना काम करने की अनुमति देनी चाहिए, सार्वजनिक अटकलों के दबाव से मुक्त। हर विमानन आपदा त्रासदी में लिखा गया एक सबक है, और AI 171 से मिले सबक भविष्य की उड़ानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चाहे कारण अंततः एक स्विच की वायरिंग में या एक पायलट के दिमाग में पाया जाए, लक्ष्य वही है, ये समझना कि क्या हुआ और इसे फिर कभी होने से रोकने के लिए बदलाव लागू करना। इसीलिए मैं इस कहानी का पालन करने वाले सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि वे सभी तथ्यों पर खुले दिमाग से विचार करें। दोहरी यांत्रिक विफलता की अविश्वसनीय असंभावना के बारे में सोचें, लेकिन इसे खारिज न करें। एक जानबूझकर किए गए कार्य के परेशान करने वाले निहितार्थों के बारे में सोचें, लेकिन निश्चित प्रमाण के बिना इसे तथ्य के रूप में स्वीकार न करें। एयर इंडिया फ्लाइट
171 के अंतिम क्षणों में क्या हुआ, इसका सच डेटा में, मलबे में और कॉकपिट से शांत आवाजों में छिपा है। हम पीड़ितों, उनके परिवारों और हवाई यात्रा के भविष्य के लिए उस सच्चाई के पूरी तरह और सावधानी से प्रकट होने का इंतजार करने के लिए बाध्य हैं।